हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने यूनिट के बेसिक्स को देखा। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, और इसके अलावा हमने डायमेंशंस को स्टडी किया। हमने डायमेंशन में पढ़ा था कि डायमेंशंस क्या होती है, दैट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटीज़ दैट एंटर इनटू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशंस। और डायमेंशन फॉर्मूला हमने कहा था कि एक्सप्रेशन जो होता है उसे हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, कुछ और डायमेंशंस फॉर्मूला को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर है एरिया। तो बेसिक्स क्या है, जैसे बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, जैसे एरिया है तो हमने कहा था मीटर स्क्वायर। तो जो लेंथ है उसकी डायमेंशन 2 आएगी, डायमेंशन फॉर्मूला आएगा L2। ठीक है, वैसे डेंसिटी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास के लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा ML-3। वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड और LT-1। एक्सलेशन वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी LT-2। ओके, एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल मेजर बाय पार्टिकल अपॉन टाइम। अब यहाँ पे एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो ये डायमेंशन लेस है और पर सेकेंड है, तो यहाँ पे 1/t के लिए डायमेंशन आएगा T-1। फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का ये होता है 1/t। तो इसमें से भी जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा T-1। इन दोनों के डायमेंशन जो है वो सेम है। वैसे हम देखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो मास के लिए आएगा केजी और वेलोसिटी के लिए आएगा मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशन हो जाएगा ML-T-1। ठीक है, जो वेलोसिटी है उसके अंदर हमने क्या किया, मास को ऐड कर दिया, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हमें मिल गया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन। तो हमने जो एक्सलेशन का जो रिलेशन था, ठीक है ये रहा, एक्सलेशन का जो रिलेशन था उसमें मास मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें फोर्स का मिल गया। तो जो फोर्स का डायमेंशन है वो हमें डायरेक्ट भी याद रखना है। वैसे वर्क होता है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला में मिल जाएगा M1L2T-2। और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला में मिल जाएगा M1L2T-3। तो ये कुछ डायमेंशन फॉर्मूला है जिनको हमें याद रखने हैं, डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, अदर जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम आगे जो है पढ़ते रहेंगे, उन्हें फाइंड करते रहेंगे, पर ये कुछ बेसिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम बाकी जो है डायमेंशंस वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर डिस्कशन में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज। तो जो डायमेंशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उन्हें हम देखते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखते हैं ए पॉइंट। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स शॉर्ट में हम कहें तो क्या है कि जो डायमेंशन है दैट डिपेंड्स ऑन फिजिकल क्वांटिटी, दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर आपके पास कोई लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो जो लेंथ है, लेंथ के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा L1। ठीक है, पर अगर मैं यूनिट सिस्टम चेंज कर दूं मीन्स अगर मैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को लिखूं 100 mm, तो देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला जो है वो सेम डायमेंशन लेंथ के लिए जो है वो रिलेशन है, पर दोनों केस के अंदर जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो L1 आएगा। तो जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी नॉट डिपेंड्स ऑन यूनिट सिस्टम, यानी अगर मैं यूनिट चेंज कर दूं तो उसके साथ हमारे पास जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होता, है ना। तो जैसे अगर लेंथ कहा जाए तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस, तो अगर उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाएगी तो वो L1 आएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें फोर्स जो है, तो फोर्स चाहे किसी भी टाइप का हो, चाहे वो ग्रेविटेशन फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, या कोई भी किसी भी टाइप का फोर्स हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो M1L1T-2 आएगा। वैसे हम बात करते हैं वर्क डन, तो वर्क डन चाहे किसी भी टाइप का हो, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी चाहे किसी भी टाइप की हो, उसका डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा वो सेम आता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो यूनिट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है,
अच्छा, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जो प्योर नंबर होते हैं या प्योर रेशियो होते हैं, ठीक है, प्योर नंबर या प्योर रेशियो जो होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस मतलब M0 L0 T0, ये होता है डायमेंशनलेस होना, ठीक है। यानी इनकी डायमेंशन जो है वो 0 0 होगी, तो इन्हें हम कहते हैं डायमेंशन लेस। तो हमारे पास जो प्योर रेशियो होते हैं या जो कांस्टेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटीज का रेशियो है, ये प्योर रेशियो है, तो ये डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये डेंसिटी का रेशियो है, प्योर रेशियो, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो ये भी प्योर रेशियो है। कॉस थीटा साइन थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो इनकी एक वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, तो वो क्या है, एक प्योर नंबर है। जैसे कॉस थीटा है, थीटा की कोई वैल्यू मैं रखता हूँ तो मुझे 1 से लेकर -1 के बीच की कोई वैल्यू मिलती है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। पाई है तो पाई की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। स्ट्रेन जो है वो रेशियो होता है। तो इन सभी जो कांस्टेंट की बात कर रहे हैं या प्योर नंबर की बात कर रहे हैं, ये सारे जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम डायमेंशंस में बात करें कि जैसे मैं कहूँ कि डायमेंशन ऑफ पाई जो होगा तो वो क्या होगा, वो होगा M0 L0 T0, ठीक है। मैं कहूँ कि डायमेंशन ऑफ साइन थीटा या कॉस थीटा होगा, ठीक है, तो वो होगा M0 L0 T0, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशनलेस होते हैं। जो भी प्योर कांस्टेंट होंगे, नंबर होंगे और जो प्योर रेशियो होंगे वो डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। सारे कांस्टेंट का डायमेंशन लेस होना जरूरी नहीं है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है, वो है यूनिट लेस होना और डायमेंशन लेस होना। तो देखिए दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे हम बात करते हैं थीटा यानी एंगल के लिए, तो एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। यानी इसके लिए डायमेंशन जो आएगा वो आएगा M0 L0 T0, बट ये यूनिट लेस नहीं है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन, तो ये यूनिट लेस नहीं है पर डायमेंशन लेस है। अगर मैं प्योर कांस्टेंट की बात करूँ तो यूनिट लेस भी होगा, डायमेंशन लेस भी होगा। जैसे ऊपर मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिलेटिव डेंसिटी हुआ, रिलेटिव परमिटिविटी हुए, पाई स्ट्रेन हुआ, ये सभी क्या है, यूनिट लेस है, और यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है। बट एंगल जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस तो है बट वो यूनिट लेस नहीं है। तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी जो है वो अगर डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो यूनिट लेस है। हाँ, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूनिट लेस है तो इसका मतलब वो डायमेंशन लेस तो होगा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लिख के बताऊँ तो मैं तो क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर वो डायमेंशन लेस है तो वो यूनिट लेस हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पर अगर वो यूनिट लेस है, यूनिट लेस है तो वो डायमेंशन लेस भी होगा, ठीक है। अच्छा, ये हुआ दूसरे पॉइंट की बात। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे, है ना। तो देखिए थर्ड पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड पॉइंट के लिए क्या बोला जाएगा, थर्ड पॉइंट के लिए बात है कि यहाँ पर दो सिमिलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो एड या सब्सट्रैक्ट हो सकती है ना। इसका मतलब क्या है, देखिए हम बोलते हैं 5 kg प्लस 10 kg इक्वल टू 15 kg, ट्रू है ना। केजी और केजी जो है वो सम हो सकता है, पर अगर मैं कहूँ बताइए कि 5 kg प्लस 5 किलोमीटर कितना होगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि केजी और किलोमीटर ये दोनों जो है, यानी कि ये जो है और ये चीज़ जो है वो दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो अगर हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो दोनों डायमेंशंस जो है वो सेम होनी चाहिए, दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, तब उनका ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे अगर कहें कि दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी और a प्लस बी इज इक्वल टू सी है और ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि a और b अगर ऐड हो रहे हैं तो a और b के डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास है ना 5 kg 10 kg, तो kg kg इनकी डायमेंशन सेम होगी। तो अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है और ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर डायमेंशन ऑफ a जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, ये जरूरी है। अगर ये स्टेटमेंट सही है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो उसके लिए a की डायमेंशन और b की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि 5 kg प्लस 10 kg है तो वो इक्वल टू 15 kg आ रहा है, यानी जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी सेम डायमेंशन आएंगी। तो हमारे पास a प्लस बी जो है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, है ना। यानी a प्लस बी के जो डायमेंशन है वो c के डायमेंशन के बराबर होगा। तो जो सी पॉइंट है वो ये बात कहता है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके डायमेंशंस जो है वो सेम होने चाहिए। और अगर इसका उल्टा बोलें कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। ओके, तो इसमें फर्दर पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट डी, देखिए अभी हमने कहा कि जो दो क्वांटिटी से ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है तो इनकी फिजिकल उनकी जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब फिजिकल क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई इक्वेशन है जो फिजिकल क्वांटिटी से बनी हुई है तो इक्विटी के जो साइन होते हैं, इक्विटी साइन के दोनों तरफ जो है वो डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। दैट कॉल्ड प्रिंसिपल होमोजेनिटी, है ना। जैसे कि मैं कहूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, तो अगर ये जो इक्वेशन है वो अगर ट्रू है तो उसके ट्रू होने के लिए जरूरी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करे। यानी कि यहाँ पर बोथ साइड जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए, यानी फोर्स की जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास और एक्सलेशन। अगर ये चीज फॉलो होती है तो हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन है वो ट्रू है और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। अगर ये चीज ट्रू नहीं हुई तो उस कंडीशन में इक्वेशन हमारी करेक्ट नहीं हो सकती, है ना। तो ये चीज देखो करेक्ट भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये होगा m, ये होगा a और इसका हम डायमेंशन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा m1 l1 t माइनस टू और दैट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो उसके बोथ साइड जो है वो डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारी इक्वेशन जो है वो गलत होगी, वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो और एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं कि अगर यहाँ से बात करें कि कोई भी इक्वेशन है वो है आपके पास, जैसे अभी लास्ट में भी हमने देखा था a प्लस बी इज इक्वल टू सी था, तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो डायमेंशन a प्लस बी जो था दैट वाज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। तो अगर ये ट्रू हो रहा है तो प्रिंसिपल होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम बात करें किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए या बात करें किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए तो वो डायमेंशन लेस होता है ना। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ log x, तो वो होगा m0 l0 t0। ठीक है, इसके साथ एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ x की भी बात करूँ ना तो वो भी होगा m0 l0 t0। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये बोलता है। इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे बोलो कि डायमेंशन ऑफ e की पावर x अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो e की पावर x जो डायमेंशन होगा वो भी होगा m0 l0 t0। जो भी एक्सपोनेंट होते हैं वो डायमेंशन लेस होता है। और यहाँ पे अगर x की भी डायमेंशन पूछी जाए अगर, तो वो x जो होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है मतलब ई पॉइंट जो है वो हमें क्या बोलता है कि जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं e की पावर x वाले जो होते हैं, तो वो सारे जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे पावर के लिए। तो जो पावर होती है ना, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है। यानी कि जैसे कि अभी हमने कहा e की पावर x जो है तो x डायमेंशनलेस था। अगर मैं कहूँ कोई क्वांटिटी जो है वो 10a बोला हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 10a जो होगा जो ये तो डायमेंशनलेस होगा ही, इसके अलावा जो a होगा
उसका डायमेंशन जो होगा वो होगा m0 l0 t0। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर होती है ना, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होती है, पावर की कोई यूनिट नहीं होती है ना। जैसे मैं कहूँ कि कोई फंक्शन है e की पावर ax प्लस b, है ना, तो इस फंक्शन में हम क्या देखेंगे कि डायमेंशन ऑफ ax प्लस b जो हम देखेंगे वो हमारे पास मिलेगा m0 l0 t0। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन एनी फॉर्मूला इट सीम्स अनबैलेंस बट रियलिटी इट इज बैलेंस फॉर्मूला, है ना। सिंपल सा पॉइंट है कि अगर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन है और अगर मैं यहाँ पे मास की वैल्यू रख दूँ तो मुझे जो रिलेशन है वो मुझे अनबैलेंस लगेगा, बट एक्चुअल में होगा नहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फॉर्मूला लिखूं कि फोर्स का रिलेशन जो है वो है एफ इज इक्वल टू, कोरिलेशन है एफ इज इक्वल टू 5 5x² या 5k(x²), ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो रिलेशन दिख रहा है वो क्या है, अनबैलेंस लग रहा है, बट एक्चुअल में वो अनबैलेंस नहीं है ना। अच्छा, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, द डायमेंशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी मे बी सेम बट द क्वांटिटी नीड नॉट टू बी सिमिलर। तो अभी जैसे हमने पहले बताया था, जैसे हमने रिलेशन देखे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो यहाँ पे देखा था हमने एंगुलर वेलोसिटी और जो फ्रीक्वेंसी थी इन दोनों की डायमेंशन सेम है, t-1 और t-1, पर दोनों फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, अलग अलग है। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो अलग अलग हो सकती है ना। उनकी डायमेंशन सेम होने का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है वो भी सेम होंगी, है ना। तो f इजिकल टू 5k(x²) दिया हुआ है, तो k जो है वो उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे ये क्या लगता है, अनबैलेंस लगता है, बट एक्चुअल में हमने उसकी वैल्यू रखी इसलिए वो हमें अनबैलेंस लग रहा है, बट एक्चुअल में वो बैलेंस्ड है ना। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आगे जो है वो हम इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन के अंदर हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी है ना, v जो है वो वेलोसिटी है, t जो है वो टाइम है। तो यहाँ से पूछा हुआ है कि यहाँ पर डायमेंशन जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ c और डायमेंशन ऑफ d जो है वो क्या होंगे। यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v जो है, वेलोसिटी जो है वो है L1 t-1, ठीक है। तो अभी देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने कहा, तो हमने कहा कि दोनों तरफ की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है तो उनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ से हम देखेंगे तो डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b t और डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस t जो है वो सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो डायमेंशन a तो आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ a आ जाएगा L1 t-1, ठीक है। सेकेंड रिलेशन देखते हैं, तो डायमेंशन ऑफ b और डायमेंशन ऑफ t मतलब t इज इक्वल टू हमें मिलेगा L1 t-1, यानी यहाँ से मिलेगा डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू L1 t-1 अपॉन t1। तो यहाँ से हमें मिला, ये मिलेगा L1 t-2, ठीक है। तो एक तो यह हमें मिला डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर बात करते हैं थर्ड टर्म के लिए, c अपॉन डी प्लस टी। तो अब देखिए यहाँ पे डी प्लस टी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन ऑफ डी जो है वो डायमेंशन टी के बराबर होने चाहिए, और टी जो है वो टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डी का डायमेंशन मिल जाएगा, डी का डायमेंशन हमें मिलेगा, वो मिलेगा t1, ठीक है। अच्छा, अब हमें डायमेंशन सी निकालना है। तो एक बात देखिए कि जो डायमेंशन ऑफ सी जो है ना, और डी प्लस टी डायमेंशन जो है वो टी होगा, दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी यानी L1 t-1। तो यहाँ से हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ सी, टी को वहां पे हम भेज देते हैं, तो हमें मिलेगा L1 t-1 t1, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, वो हमें मिलेगा L1 t0।
ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा तो डायमेंशन जो है वो हमने चारों की डायमेंशन निकाल ली। ये होगा डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ डी और डायमेंशन ऑफ सी। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी यूज करके देखिए सेकेंड वाला भी हम निकाल सकते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए क्या बोला हुआ है, y इज इक्वल टू ए अपॉन टी साइन बी अपॉन टी अपॉन बी। तो अभी हमने कहा कि जो साइन है, साइन के अंदर वाली जो क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन लेस होती है, यानी टी अपॉन बी जो है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो होना चाहिए। वो कब पॉसिबल है, जब बी और टी की डायमेंशन सेम हो, यानी डायमेंशन बी डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू टी वन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं y और में। देखो साइन जो होता है, साइन कंप्लीटली जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। अगर साइन कंप्लीट डायमेंशन लेस है यानी कि डायमेंशन ऑफ y जो है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अपॉन टी। तो डायमेंशन ऑफ a जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ y इंटू डायमेंशन ऑफ t। ठीक है, डायमेंशन ऑफ y जो है वो होगा L1, डिस्प्लेसमेंट कहा वो, और डायमेंशन t जो है वो T1। तो ये आया L1 T1, ये होगा डायमेंशन ऑफ b और ये डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, एक और कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, वो हमें दिया हुआ है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे a और b जो है वो कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें रिलेशन दिया हुआ है p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे p जो है वो प्रेशर है, v वॉल्यूम है, r गैस कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। प्रेशर के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होगा फोर्स अपॉन एरिया से, जो हमें मिलेगा m1L-1T-2। वॉल्यूम जो होगा वो होगा L3। ठीक है, देखिए गैस कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो पता भी है, बट हम एक केस लेके चलते हैं कि अगर आर का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता, टेम्परेचर का तो होगा केल्विन में, बट अगर ये हमें नहीं पता हो तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी उससे ये आंसर आ सकता है। जैसे अगर मैंने कहा कि जो दो डायमेंशन यानी दो क्वांटिटीज अगर एड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो v माइनस बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर उन प्रॉपर्टीज को मैं फॉलो करूँ तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ v जो है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, यानी कि डायमेंशन ऑफ b कितना हो गया, वो हो गया L3। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ से देखें तो अगर प्रेशर और a अपॉन वी स्क्वायर जो है वो आपस में ऐड हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा कि प्रेशर की डायमेंशन और a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, है ना। यानी कि ये है हमारे पास डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, ये है हमारे पास प्रेशर के बराबर। यानी डायमेंशन ऑफ a जो है दैट शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ p जो है वो हमें यहाँ से मिलेगा, वो होगा m1L-1T-2। ठीक है, और वॉल्यूम का होगा L³ जिसकी पावर स्क्वायर दी हुआ है यानी L की पावर 6। तो ये हमें मिला m1L5T-2, ये हमारे पास आया डायमेंशन ऑफ A। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपर्टी यूज करके हम इनके डायमेंशन जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पहला रिलेशन मिला A के लिए और दूसरा रिलेशन B के लिए, है ना। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशन में निकाल सकते हैं। हमारे पास रिलेशन होता है वो होता है PV इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर डायमेंशन ऑफ R निकालना है तो हमारे पास होगा डायमेंशन ऑफ PV अपॉन एन टी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशन आ जाएगा, प्रेशर के लिए होगा m1L-1T-2 L3। मोल जो है मोल के लिए हम म्यू लिख रहे हैं, μ1, और टेम्परेचर के लिए K1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा m1L-2T-2 μ-1 केल्विन
-1 है ना। ये हमारे पास गैस कांस्टेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। ओके,